Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 10th ऑफ जनवरी. तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के एयर क्वालिटी के बारे में, क्योंकि 2019 में हम एक फ्रेमवर्क लेकर आए थे जिसे हम कहते हैं NCAP. इस NCAP के थ्रू हम इंडिया की जो एयर क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करें इन अ टाइम बाउंड मैनर. ये टारगेट रखा गया और रिसेंटली एक स्टडी की गई है जिसमें देखा गया है कि इंडिया के जो मेजर सिटीज़ हैं उनकी क्या प्रोग्रेस रही है टू अचीव द टारगेट ऑफ क्लीन एयर. ये स्टडी हम यहाँ पे देखेंगे. एंड देन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत जल्द जून 2024 में इंडिया ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा. इंडिया के हमारे जो फार बॉन्ड्स हैं उनकी इंक्लूजन ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स में होने वाली है. क्या है ये फार बॉन्ड्स और क्या है ये ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट इंडियाज़ टेक्सटाइल मार्केट. कुछ टाइम से इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट्स जो हैं इनके एक्सपोर्ट जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं. So India is trying to find new markets for the Indian textile exports. कौन सी हैं ये new markets? That we will see. And then we'll talk about the genocide case. देखिए जो साउथ अफ्रीका है इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के अगेंस्ट जीनोसाइड केस जो है ये फाइल किया है. इसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, बिकॉज 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए हैं एंड ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है. इसकी कुछ मेजर फीचर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडिया में एयर पोल्यूशन के इशू के बारे में है. रिसेंटली इसे लेकर एक स्टडी कंडक्ट की गई और इस स्टडी ने ये कंक्लूड किया है कि अगर हम देखें कि इंडिया के जो मेजर सिटीज़ हैं उनकी क्या प्रोग्रेस रही है टू इम्प्रूविंग देयर एयर क्वालिटी. अगर मेजर सिटीज़ की प्रोग्रेस देखी जाए, सो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर फार फ्रॉम अचीविंग देयर क्लीन एयर टारगेट. जो क्लीन एयर टारगेट हर सिटी का है, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर अवे फ्रॉम दिस टारगेट. किसी भी मेजर सिटी ने ये टारगेट अचीव नहीं किया है. इसे लेकर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल दिया गया है आज के आर्टिकल में. इस टेबल में जो इंडिया के टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनके पिछले 5 सालों में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के क्या लेवल्स रहे हैं उन्हें यहाँ पे कंपेयर किया गया है. सबसे पहले आप देखें कि इंडिया के टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं कौन कौन से. सबसे टॉप में आपको मिलेगा दिल्ली, फॉलोड बाय पटना एंड देन फरीदाबाद, मुजफ्फरपुर एंड नोएडा. ये 5 इंडिया के टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि 2019 से लेकर 2023 तक क्या डिफरेंस रहा है इन पार्टिकुलेट मैटर 2.5. अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम 2019 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं. बिकॉज 2019 एक ऐसा साल था जब इंडिया में पहली बार एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया जिससे कि हम इंडिया की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, जिसका नाम है NCAP, जिसे हम कहते हैं नेशनल क्लीन एयर कैंपेन. ये पहली बार एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें हमने टाइम बाउंड टारगेट्स रखे कि हम किस तरह जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं इन्हें रिड्यूस करेंगे. तो पहली बार ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया था 2019 में. ठीक है जी. सो नाउ यू कैन सी, अगर हम पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 की बात करें, अब सबसे पहले आप देखो कि नॉर्मल क्या है. हमारी एयर के अंदर कितना PM 2.5 हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं. तो 40 माइक्रोग्राम्स का जो लेवल है, दिस इज कंसिडर टू बी नॉर्मल इन आर एयर. ठीक है, 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज कंसिडर टू बी नॉर्मल. अब आप देखिए, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, अगर 2019 में 108.4 था पार्टिकुलेट 2.5, 2023 में 102 है. जो कहाँ हम अचीव करना चाहते हैं 40 और कहाँ ये 102 है. पटना में 89.5 है,
फरीदाबाद में 87.9 है, मुजफ्फरपुर में 83.6 है, नोएडा में भी 83.6 है। ये आपको टेबल क्लियरली शो कर रहा है कि 2019 जब से हमने ये टारगेट लिया है NCAP के थ्रू एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, अभी तक हम हमारे क्लीन एयर टारगेट तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जो हमारा गोल पोस्ट है वो 2026 किया गया है, लेकिन फिर भी जो प्रोग्रेस है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू हमारा ये गोल था कि हमारा जो पार्टिकुलेट मैटर की जो कंसंट्रेशन है इसे हम रिड्यूस करें बाय 40% बाय 2026। ठीक है, 131 सिटीज़ हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, 131 सिटीज़, इनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ भी हम बोल देते हैं। इन सिटीज़ के अंदर पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन हमने 40% से रिड्यूस करनी है, और इसके लिए जो लेवल लिया है हमने वो 2017 का लेवल लिया है, 2017 का लेवल है। ठीक है, जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे गोल रखा गया था कि 2024 तक हमें 20 से 40% जो है वो रिड्यूस करना है पार्टिकुलेट मैटर, लेकिन फिर इसके बाद इसे थोड़ा सा टाइमलाइन को बढ़ाया गया और फिर 2026 की टाइमलाइन लाई गई कि 2026 तक हमें 40% रिडक्शन करना है। देखिए, हालांकि अभी भी 2 साल बाकी हैं 2026 तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमारे पास एयर क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, अभी तक वैसा सक्सेस हमें मेजर सिटीज़ में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा ब्रीफली समझना कि NCAP है क्या। हालांकि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आप इसे बहुत डिटेल में अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ इसका ओवरलुक दूंगी ताकि आपके माइंड में जो आज का ये टॉपिक है इसकी क्लैरिटी सेट हो जाए। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, नाम ही बता रहा है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, इसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था 2019 में। 2019 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने NCAP को लॉन्च किया था। जैसा कि हमने कहा, ये पहला ऐसा हमारा नेशनल फ्रेमवर्क है जिसमें हम टाइम बाउंड मैनर में अपनी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब टारगेट्स क्या रखे गए हैं? हमारे एयर के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, जिसमें आ जाता है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर्स डायामीटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं PM10। तो ये ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिनका डायामीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, और इससे थोड़े से फाइन, काफ़ी फाइन होते हैं पार्टिकुलेट मैटर जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर्स होता है या फिर इससे कम, और इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं PM2.5। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोर्स पार्टिकल आ गया विच इज़ PM10 और दूसरा फाइनल पार्टिकल आ गया विच इज़ PM2.5। टारगेट ये रखा गया था 2019 में कि आगे आने वाले 5 सालों में 20% रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा कि जो टारगेट है इसे 2026 तक शिफ्ट कर दिया गया और 40% का जो टारगेट है उसे सेट किया गया है। ठीक है, इसे लेकर हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया। अब क्या होती हैं ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़? NCAP प्रोग्राम में नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सिटीज़ हैं जिनकी अगर हम पिछले 5 साल की एयर क्वालिटी देखें तो हमारे पास आता है NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, NAAQS। अगर हम इनका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड देखें पिछले 5 सालों में, जहाँ पे सबसे कम था, वो सिटीज़ यहाँ पे नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के तौर पे क्लासीफाई की जाती हैं। ये जो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इसमें बहुत सारी रेफरेंसेस दिए गए हैं, अलग अलग पोल्यूटेंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं बाय CPCB। एंड इसमें जैसे PM10, PM2.5 कितना था, SO2 कितना था, NOx कितना प्रोड्यूस हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, ओजोन कितना है, तो ऐसे अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स हैं। इन सब की यहाँ पे लेवल्स को देखा जाता है और जिन सिटीज़ ने सबसे कम यहाँ पे परफॉर्म किया है, जिनका स्कोर सबसे कम रहा है, उन्हें नॉन अटेनमेंट सिटीज़ मेंशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इस आर्टिकल की टाइटल देखें। इट सेज दैट डेट मार्केट टू ऐड
$3 billion on inclusion in Bloomberg EM index, says economist. अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराना, हालांकि टाइटल पढ़ के एक बार होता है कि ये क्या है ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स, विल टॉक अबाउट इट। सरल भाषा में देखें, इजी बनाए अगर हम इसे, तो ये कह रहा है कि इंडिया को ग्लोबली एक ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स है। इस ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स में इंडिया की इंक्लूजन होने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द 2024 में हम यहाँ पे, मतलब इसी साल जून के महीने में हम इस ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स में इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आ गई हमें कि ओके, कोई एक इंडेक्स है ग्लोबली, जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, वैसे ही एक ग्लोबली हमारे पास इंडेक्स है ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स, इसमें इंडिया इंक्लूड होने वाला है, ओके। अब थोड़ी डिटेल और देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट के जो FAR बॉन्ड्स हैं, फार बॉन्ड्स, FAR बॉन्ड्स, इनका फुल फॉर्म होता है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। FAR फुल्ली एक्सेसिबल रूट के जो बॉन्ड्स हैं, इनको ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी इंडेक्स के अंदर लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। क्या समझे हम यहाँ से? पहली बात हमने ये समझा कि इंडिया किस में इंक्लूड होने वाला है, इंडिया इंक्लूड होने वाला है ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स में। पहली बात तो ये समझ में आ गई, ओके। फिर क्या कह रहे हैं कि इंडिया के जो फार बॉन्ड्स हैं, इंडिया के फार बॉन्ड्स किस में इंक्लूड हो जाएंगे? ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स में, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि फार बॉन्ड्स, FAR बॉन्ड्स होते क्या हैं, व्हाट इज फुल्ली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स। सो ये जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट है FAR, इसे RBI ने 2020 के अंदर लॉन्च किया था, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो रूट है, ये एक तरह का चैनल प्रोवाइड करता है, किसे? इसके थ्रू कोई भी नॉन रेजिडेंट, इंडिया का कोई भी नॉन रेजिडेंट जो इंडिया में नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या समझे? नॉन रेजिडेंट्स इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लिए। इसके लिए एक चैनल बनाया गया जिसको नाम दिया गया फुल्ली एक्सेसिबल रूट, FAR। इसमें ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिनमें नॉन रेजिडेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए उन बॉन्ड्स को ब्लूमबर्ग EM मार्केट के अंदर डाला जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? तो फार बॉन्ड्स के थ्रू क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी मार्केट्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनमें इजीली जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो एक्सेस बढ़ जाएगा हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का, ठीक है। अगेन इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड्स हैं वो अट्रैक्टिव बन जाते हैं, तो इससे इन बॉन्ड्स के जो इंडाइसिस जो हैं उसके अंदर भी इंक्लूजन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एंड प्लस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए फार बॉन्ड लाया गया बाय RBI इन 2020। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इन फार बॉन्ड्स को कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा? ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स के अंदर। अब देखें डेफिनेटली इसका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। जो इंडिया की जो डेट मार्केट है उसके अंदर FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएगी, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, FPI बढ़ जाएगा, और इससे हमारी गवर्नमेंट का जो डेट इशुएंस है उसके लिए जो सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी। अब बाहर से नॉन रेजिडेंट्स भी सपोर्ट कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब देखिए एक चीज़ हो रही है, जून में जो हमारी ये बॉन्ड्स जो हैं ये एंटर होने वाले हैं इस इंडाइस में, लेकिन जैसे ही ये खबर आई है कि ऐसा होने वाला है, बहुत सारे ऐसे FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इससे जो बॉन्ड्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि देखें ये तो इंटरनेशनली जो ब्लूमबर्ग EM इंडेक्स है इसमें भी लिस्टेड है। इससे जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं हमारे, उसकी डिमांड और सप्लाई की जो डायनेमिक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ओवरऑल इससे हमारे इंडिया का जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसे एक हेल्प मिलेगा, उसे एक बूस्ट मिलेगा, जिससे कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं हम उसे बढ़ा पाएंगे, और ओवरऑल जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मैथ है हमारा वो इम्प्रूव होगा, फिस्कल डिसिप्लिन इम्प्रूव होगा।
तो इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये जो मूव है ये एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म अपने साथ लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल भी इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं। आप हेडलाइन देखिए क्या कह रही है। इट सेज दैट इंडिया सीक्स न्यू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट्स एमिड वीक डिमांड। ठीक है, अब देखिए टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की टोटल जीडीपी, ध्यान से इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब हम इंडिया की जीडीपी देखते हैं तो उसमें अराउंड 2% कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल सेक्टर का है। अगर हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की जो टोटल आउटपुट हो रही है उस टोटल आउटपुट में वैल्यू टर्म्स में 7% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर का है। इसी के साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन आवर कंट्री। एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है टेक्सटाइल सेक्टर की। तो ये अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे हैं। इसका जीडीपी में शेयर क्या है, इंडस्ट्री की आउटपुट में क्या शेयर है, एम्प्लॉयबिलिटी कितनी ज़्यादा है, फिर जितने हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें से 11.4% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होते हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है दैट इज़ 28%। तो ये सारे फैक्ट से आप क्या समझते हैं? ये सारे ही फैक्ट्स, ये सारे ही नंबर्स हमें दिखाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में टेक्सटाइल सेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चैलेंजेस टेक्सटाइल सेक्टर फेस कर रहा है। टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है इसकी डिमांड यूरोप में जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। यूरोप में और यूएस में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, जिसके चलते हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ये और बूस्टअप हो। डिमांड कहाँ कम हो रही है, हम इसे बूस्ट करना चाहते हैं। हम हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं। जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है उसे कम से कम हो, हमारी इस चीज़ के ऊपर कोशिश है। इसी के साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो और कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूएई, जिसके साथ हम हमारे टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन हो ही रहा है, तो इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से हमारे टेक्सटाइल्स को एक नई मार्केट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एफटीए साइन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ, जो हमारे टेक्सटाइल्स के लिए एक न्यू मार्केट बनकर आएगा। ये चीज़ इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने इज़राइल के अगेंस्ट जीनोसाइड केस किया है एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इज़राइल के अगेंस्ट जीनोसाइड केस फाइल किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले 1948 में एक जीनोसाइड कन्वेंशन आती है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका का ये कहना है कि भाई इज़राइल जो गाज़ा में कर रहा है इसके थ्रू इज़राइल की जो 1948 में जो जीनोसाइड कन्वेंशन थी वो अपनी कमिटमेंट्स को वायलेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जीनोसाइड कन्वेंशन है क्या। दूसरी चीज़, ये केस कहाँ पे किया है? ये केस किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इसके भी कुछ मेजर पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जीनोसाइड कन्वेंशन की, तो इसका पूरा कंप्लीट इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जीनोसाइड क्राइम को पहली बार कोडिफाई किया गया। पहली ऐसी कन्वेंशन बनी जिसमें जीनोसाइड जैसे क्राइम को कोडिफाई किया गया। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी which was adopted by the General Assembly of United Nations 1948 में। ये ऐसी पहली ह्यूमन राइट्स की ट्रीटी थी जो यूएन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की।
एंड अकॉर्डिंग टू दिस जीनोसाइड कन्वेंशन, जीनोसाइड इज अ क्राइम। ये चाहे कहीं पे वॉर हो रहा है, वॉर के टाइम पे भी हो सकता है, या फिर कहीं पे अगर पीस है तो पीसफुल कंडीशंस में भी कहीं पे भी अगर जीनोसाइड होता है, जीनोसाइड इज अ क्राइम। और यहाँ पे क्लियरली जीनोसाइड की डेफिनेशन दी गई दैट बाय एनी मीन्स, कोई भी ऐसा एक्ट होता है जिसके थ्रू ये इंटेंट था, ये कोशिश थी कि कंट्री के किसी पार्ट में या फिर पूरे कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, रेशियल ग्रुप या फिर एथनिक ग्रुप या फिर कोई नेशनैलिटी के अगेंस्ट उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए। कोई भी ऐसा स्टेप, चाहे उस ग्रुप के मेंबर्स की किलिंग हो, चाहे सिवियर बॉडीली या मेंटल हार्म पहुंचाया जाए उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स को, या फिर डेलिबरेटली ऐसी कंडीशंस बनाए जाएं जिससे कि उनको फिजिकल डिस्ट्रक्शन मिले, उनका रहना मुश्किल हो जाए, एंड ऐसे मेजर्स लिए जाएं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कोई नया जन्म ना हो, जो बर्थ रेट है उसे वहाँ पे कम की जा रही हो, फोर्सिबली जो चिल्ड्रन हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में ट्रांसफ़र किया जाए। मतलब बाय एनी मीन्स कोई भी ऐसा एक्ट किया जाए जिसमें कोशिश ये थी कि वो एक पर्टिकुलर नेशनल ग्रुप या एथनिक ग्रुप या रेशियल ग्रुप या फिर रिलीजियस ग्रुप ये ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, वो एक्ट जीनोसाइड कहलाता है। एंड इसे लेकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे स्टेप्स लें कि किसी भी कंट्री के अंदर जीनोसाइड जैसा एक्ट जो है वो ना हो सके। ये कंट्रीज़ के ऊपर, ये पार्टीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है कि वो अपनी अपनी कंट्रीज़ में जीनोसाइड जैसा क्राइम होने नहीं देंगे, इसे प्रिवेंट करेंगे और अगर होता है तो उसे पनिश करेंगे। और इसी को लेकर साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इज़राइल के अगेंस्ट ये कंप्लेन की है कि वो जो गाज़ा में कर रहे हैं दैट इज़ द एक्ट ऑफ जीनोसाइड। ठीक है, अब देखिए वैसे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप बहुत डिटेल में अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं। जस्ट फ्यू पॉइंट्स दैट आई वांट यू टू नो। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे यूएन का एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। इसे 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय अ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड इसने 1946 में अपनी वर्किंग शुरू कर दी थी। रोल क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? देखिए, कोई भी ऐसा लीगल डिस्प्यूट जो अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पे आके सबमिट करती हैं, ऐसे केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना एडवाइजरी ओपिनियन देता है। कोई भी ऐसा इशू अगर कोई यूनाइटेड नेशन की किसी ऑर्गन ने या फिर किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ने रेफ़र किया आईसीजे के पास, तो वो अपना एडवाइजरी ओपिनियंस देते हैं। इसकी जो सीट है, द सीट ऑफ दिस कोर्ट इज़ इन द हेग ऑफ नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के द हेग में इसकी सीट है। पीस पैलेस कहते हैं उस जगह को जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सीट है। इसमें 15 जजेस होते हैं एंड दे आर इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स। 9 ईयर्स के लिए इन जजेस को इलेक्ट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो, हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं एंड इन 6 में से सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसा है जो कि न्यूयॉर्क या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड नहीं है, जो द हेग नीदरलैंड्स में है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी डिटेल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्टली एक और आर्टिकल आज के पेपर में आया है जो कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इट टॉक्स अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल जो थे वो पूरे हो गए थे। 9 अप्रैल 2023 के दिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा था कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर एज द नेम सजेस्ट, ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था इन 1973, जिसका एम था कि टाइगर्स को, इंडिया में जो टाइगर्स हैं उन्हें सेव किया जाए, और इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती है
जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है और अभी 2023 जो हमारा लास्ट साल गुजरा है, इसमें इस प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसीलिए हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसकी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट टाइगर का? मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में टाइगर्स की एक वाइबल पॉपुलेशन हो, ठीक है, जो कि हमारी साइंटिफिक, हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज़, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर ऐसे एरियाज जहाँ पे टाइगर्स हैं, उन एरियाज़ को नेशनल हेरिटेज के तौर पे प्रिजर्व किया जाए। ऐसे एरियाज़ जो हमारे लिए बायोलॉजिकली इतने इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमारे लिए एक नेशनल हेरिटेज हो और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। एंड जिसके लिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस स्कीम को लाए थे। इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट किया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने इसे इम्प्लीमेंट किया। सो इसकी जो और डिटेल्स हैं कि क्या फंक्शंस हैं NCTA के, क्या कौन कौन मेंबर्स होते हैं, तो अब देखते हो कि हमारी जो यूनियन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो यहाँ पे आते हैं। एंड देन देर आर 3 MPs एंड सेक्रेटरी ऑफ दिस मिनिस्ट्री जो मिलकर NTCA का जो कॉम्पोजिशन है उसे पूरा करते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसमें इंडिया की सारी स्टेट्स कवर नहीं होती, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर में इंडिया की 18 स्टेट्स इंक्लूड होती हैं जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं। जहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व्स मिलेंगे वो स्टेट्स जो यहाँ पे कवर होती हैं। इसमें लेटेस्ट आया था गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़, ये लेटेस्ट एडिशन यहाँ पे की गई थी। लेकिन जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व्स हैं, जहाँ जहाँ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे टाइगर्स को के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उन स्टेट्स में प्रोजेक्ट टाइगर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोबारा, रीड मोर फाइन डिटेल्स अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।